नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एस्पिरेंट्स स्पेस कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, और जिसका चैप्टर लिया है सेकंड। इसका नाम है सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र, द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स। ठीक है, ये इसका नाम है। और पर फर्स्ट चैप्टर जो था, पहला चैप्टर जो था वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम इसमें बात करने वाले जो सेकेंड चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नाम है सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले हमें अर्थ निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अर्थ समझ लेंगे तो हम चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं इसका अर्थ बताता हूँ कि सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र। अब देखो, सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र बने कैसे और कैसे होते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ। देखो, 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उसके बाद में क्या होता है, 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है। ठीक है, यूएसएसआर 1991 में टूट जाता है, और उसके बाद क्या होता है, अमेरिकी वर्चस्व आ जाता है। अमेरिकी वर्चस्व खुलकर आता है दुनिया के सामने। अब जो है दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका अपनी अपनी चला रहा है। अब इसी को देखते हुए क्या हुआ कि कुछ लोगों ने गणित लगाया, यानी कि एक हिसाब ये लगाया कि यार सिर्फ अमेरिका ही एक ध्रुवीय, मतलब जो विश्व में एक ध्रुवीय बना रहेगा, कि इसको भी कोई चुनौती दे सकता है। ये देख करके कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, जिसमें से कुछ देश थे और कुछ संगठन हमारे सामने आए। तो उन्हीं संगठन और उन देशों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो आशा करता हूँ चीज़ आपको समझ में आएगी, आप लिंक कर पाए होंगे कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम डिटेल से क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें एक नंबर पे हम पढ़ेंगे संगठन और दूसरा देश। तो मैं संगठन बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। 4 संगठन है हमारा। पहला यूरोपीय संघ, ठीक है, और दूसरा है आसियान, तीसरा हमारा सार्क और इसी को दक्षेस भी कहते हैं, और चौथा रहने वाला हमारा ब्रिक्स। ठीक है, ये 4 संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा है वो देश है हमारे। देश कौन कौन से बच्चे? देश है हमारे भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इन 3 देशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो देशों में रसिया भी हुआ करता था, इजराइल भी हुआ करता था आपके सिलेबस में, लेकिन वो सिलेबस से 2 देश ये फिनिश कर दिए हैं। अब हमें सिर्फ समझना है इन 3 देशों के बारे में, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। तो इस वीडियो में हम सेपरेट संगठन के बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सेकेंड, उसमें हम देशों के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड चैप्टर में, मतलब सेकंड पार्ट में हम वीडियो को जो अपना चैप्टर वो फिनिश कर देंगे। तो आइए अब हम समझते हैं इसका जो संगठन पे हम बात करने वाले, और जो पहला संगठन है वो है हमारा यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारा यूरोपीय संघ, इसकी थोड़ा मैं प्रीवियस बता देता हूँ, प्रीवियस कैसे। ठीक है, एक है मार्शल योजना। मार्शल योजना, ये बच्चे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि एमसीक्यू जो पोर्शन है आपके 20 नंबर का पोर्शन आ रहा है एमसीक्यू में। ठीक है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं नंबर काट लेते हैं हमारे, क्योंकि हम जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 6 नंबर के, 4 नंबर के, वो हम थ्योरी में पढ़ते कवर कराते हैं। वो मैं यहाँ से कराने वाला हूँ, और करेंगे हम अच्छे से। ठीक है, लेकिन जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है बच्चे, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो वो क्वेश्चन में आप फंसे ना, इसलिए मैं आपको थोड़े से प्रीवियस नॉलेज देते हुए चल रहा हूँ, और ये 1-1 नंबर में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जैसे वो पूछता कि मार्शल योजना क्या है। ठीक है, मार्शल योजना क्या है वो समझो क्या होता है। मार्शल योजना 1948 में, इसकी कहानी सुनो। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हमारा, समझे पहले 1945 में, 1939 से 45। ठीक है, 1939 से 45 के बीच में विश्व युद्ध होता है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता देता हूँ आपको। उसके बाद क्या होता है, जो पश्चिमी यूरोप के देश होते हैं, ठीक है, 2 खेमे में देश बट गए थे, एक पूर्वी खेमा, एक पश्चिमी खेमा। तो जो पश्चिमी खेमे देश था, यानी कि यूएसए के जो खेमे के देश थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो खेमे के देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गई, पूरी तरीके से चरमरा उठी। पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो इसके रिगार्डिंग अमेरिका ने सोचा यार हमारे खेमे के देशों का बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए इसने बहुत बड़ी आर्थिक मदद दी, और वो आर्थिक मदद मार्शल योजना के तहत दी गई। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब मैं
इस पर दोबारा अपने बात करने वाले हैं मार्शल योजना पे। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत क्या किया गया, कोई नहीं मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप के देशों की क्या आर्थिक सहायता प्रदान की, और इसी को क्या कहते हैं, मार्शल योजना कहते हैं। ठीक है, अब इसी में 1948 में ही क्या हुआ, मार्शल योजना के तहत ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई 1948 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या था कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, वो आपस में व्यापार करेंगे। अमेरिका ने पैसे दे दिया कि भाई अब तुम्हें जो करना है वो करो, अपनी अर्थव्यवस्था को उठाओ, जो अर्थव्यवस्था आपकी डूब चुकी है इसको कहीं ना कहीं वृद्धि में लाओ, आप कैसे भी करो, चाहे तो आप व्यापार करो, चाहे तो आप उद्योग धंधे खेलो अपने देश के स्तर पर, वो आपकी मर्जी है। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन में क्या हुआ था कि ये जो जितने भी देश थे पश्चिमी यूरोप के, वो आपस में सहयोग कर रहे थे, यूरोप मतलब व्यापार कर रहे थे एक दूसरे से, तो इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार आया। ठीक है, फिर 1949 में क्या होता है, यूरोपीय परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, ये वो पूछ लेगा यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में। ठीक है बच्चे, इतना आपको समझना था। अब हम आने वाले हैं यूरोपीय संघ पे। ठीक है, मार्शल योजना क्या थी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि 1992 में मोस्ट्रिट संधि पर साइन करके, पर हस्ताक्षर करके क्या हुआ, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, 1992 में क्या हुआ, मोस्ट्रिट संधि के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देशों ने यूरोपीय संघ की स्थापना की। वो क्वेश्चन पूछता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1992 में हुई। किस संधि के अंतर्गत हुई, तो मोस्ट्रिट संधि के अंतर्गत हुई। ठीक है, अब इतना समझते हैं, ये यूरोपीय संघ की स्थापना हो चुकी है। इसको मैं, और अगर वो पूछे कि यूरोपीय संघ की स्थापना, तो देखो कैसे लिख सकते हो। 1992 में पश्चिमी यूरोप के देशों ने एक सहयोग बनाया और एक मोस्ट्रिट संधि के अंतर्गत, मोस्ट्रिट संधि पे हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहाँ से, देखो ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाले नहीं थे, फिर आप कहने लगो सर ये तो आप फालतू के पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें नहीं है, वो भी एक नंबर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करने वाले हैं जो, अब इसमें से जो मतलब मोटे मोटे क्वेश्चन जो आते हैं, अब वो कैसे आते हैं, 4-4 नंबर 6-6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यूरोपीय संघ की विशेषताएं, अब हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। ठीक है, संघ की विशेषताएं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 100% ही पूछा जाता है यूरोपीय संघ की विशेष। ठीक है बच्चे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की विशेषताएं हम पढ़ रहे थे। यूरोपीय संघ की विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं में मैं आपको बता देता हूँ, और एटीजिट आप यही क्वेश्चन, यही जो मैं पॉइंट यहाँ से बता रहा हूँ बच्चे, अगर आप अपने एग्जाम्स में लिख देंगे तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि बच्चे आपके नंबर नहीं घटेंगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से, देखो मैं बताता हूँ, यूरोपीय संघ की विशेषताएं बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यूरोपीय संघ की विशेषताओं में। एक तो इसकी क्या है, रोक देना। ठीक,
इसके जो यूरोपीय संघ था, ठीक है, यूरोपीय संघ शुरुआत में कैसी थी, आर्थिक सहयोग संगठन था, आर्थिक सहयोग संगठन। से बदलकर क्या हुआ, ये राजनीतिक होने लग गया, राजनीतिक रूप धारण कर लिया। स्टार्टिंग में इसे किस मतलब आर्थिक सहयोग संगठन के हिसाब से इसे बनाया गया था, यानी कि व्यापार में, आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन अब इसने अपना रुख बदल लिया। अब ये सहयोग संगठन से बदलकर राजनीतिक होने लग गया। अब ये क्या करेगा कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक मामले होते हैं उन पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, उनमें भी हस्तक्षेप करेगा, उन पे बात करेगा, ठीक है। ये चीज़ें मतलब आर्थिक सहयोग से बदलकर अब ये राजनीतिक होने लग गया था। दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो देखो इसके ये एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लग गया, विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लग गया। अब विशाल राष्ट्र, देखो राष्ट्र के मतलब मैं समझाता हूँ। राष्ट्र क्या है, जैसे अपना भारत राष्ट्र है, अब ये राष्ट्र की तरह काम कैसे कर रहा है, देखो इसके पास क्या है, इसके पास अपना स्थापना दिवस है, अपना स्थापना दिवस, ठीक है, अपना झंडा है, अपना झंडा है, और इसकी अपनी मुद्रा है जिसका नाम है यूरो मुद्रा है, ठीक है। और इसने कहीं ना कहीं अपनी संविधान भी बनाने का प्रयास करा था, वो उसकी कमियों में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक राष्ट्र में क्या चीज़ें चाहिए होती है, राष्ट्र में ये चीज़ें तो चाहिए होती है, अपना स्थापना दिवस होता है जैसे भारत का है, फिर अपना झंडा है, हमारे पास तिरंगा है, तो इनके पास भी एक झंडा है, ठीक है। झंडा इसका कैसा है, एक नीले रंग का, और उस पर 12 स्टार्स बने हुए हैं, और 12 स्टार वहाँ पे शुभ माना जाता है, या यूनिटी, सिंबल ऑफ यूनिटी ये माना जाता है यूरोप में। और इसके पास अपनी मुद्रा भी है। एक देश में क्या, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे रुपया है, इनके यहाँ पे बांग्लादेश में टका है, इसी तरीके से क्या हर देश की अपनी करेंसी है, तो इनके पास भी एक अपना करेंसी थी जिसका नाम था यूरो। तो एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, एक राष्ट्र के अंदर, एक देश के अंदर ही तो मिलती है सारी चीज़ें देखने को, तो इनके पास भी सारी चीज़ें थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की तरह काम करने लग गया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर बच्चे मैं आपके सामने डिस्कस करूँ तो वो क्या है, वो है 2016 में, 2016 में ये इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, ओ सॉरी, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, वी कैन से दैट जीडीपी, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी क्या है कि इसकी जो जीडीपी स्तर जो था वो कितना था, 17,000, ठीक है, 17,000 अरब डॉलर, 17,000 अरब डॉलर ये 2016 में इसकी जीडीपी थी, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक नंबर था जीडीपी के मामले में यूरोपीय संघ का। तो ये इसकी विशेषताएं थी, ठीक है बच्चे। और अगर मैं चौथा बताऊं तो जो पूरे विश्व व्यापार संगठन में, विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है, ठीक है बच्चे। ये जो है जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन में क्या है कि अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी रखता है यूरोपीय संघ। तो सोचिए इसकी इतनी विशेषताएं हैं। अगर मैं और बताऊं तो 5-6 पॉइंट इसमें और मैं मतलब हम 6-7 पॉइंट कवर करने वाले हैं, ये चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। अब इसकी एक जो विशेषता एक और है, वो कौन कौन सी है, हमने 5वां बताते हैं। इसकी जो डॉलर, जो इसकी मुद्रा है, यूरो मुद्रा, अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है, ठीक है। ये इसका 5वां पॉइंट है कि जो यूरो मुद्रा थी, जो इनकी मुद्रा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी चुनौती दे रही थी, ठीक है। ये इसके पॉइंट है। और अगर मैं इसका 6ठा पॉइंट बताऊं तो 6ठा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि ये जो इसका जो एक सदस्य देश है, सदस्य देश कौन है, वो है फ्रांस। फ्रांस जो है यूएनओ में, यूएनओ की 6 काउंसिल है जिसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में यानी कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है, ठीक है। कौन,
जो फ्रांस है, और जो फ्रांस है ये कहीं ना कहीं परमाणु संपन्न देश है, परमाणु संपन्न देश है। तो बच्चे ये थी इसकी विशेषताएं। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं हमने पढ़ ली, अब हम समझेंगे यूरोपीय संघ की कमियां। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्योंकि जब इतना अच्छे से ये काम कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसकी कमियां भी करी जाएंगी, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, की कमियां। ठीक है, अब इसकी कमियों में कैसे कि जो इनकी विदेश और सुरक्षा नीति है वो आपस में टकराव रहित रहती हैं। ठीक है, इसका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बच्चे, तो जो इनकी सुरक्षा, जो इनकी विदेश नीति है, इन देशों की विदेश नीति, विदेश व सुरक्षा नीति एक दूसरे से टकराव हो जाता है। जो इनकी सुरक्षा और विदेश नीति है उसमें कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। जैसे 2003 में अमेरिका ने क्या करा, इराक पर हमला किया, और हमले के दौरान क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था ये भी कहीं पहले जो यूरोपीय संघ का सदस्य था। ठीक है, लेकिन और उस टाइम पे फ्रांस और जर्मनी भी थे इसके सदस्य। तो जब इसने हमला किया 2003 में, तो जब बाकी संगठनों ने और बाकी देशों ने जब इससे पूछा कि भाई आपने हमला क्यों किया, तो अमेरिका ने कुछ भी अपनी स्टेटमेंट दी कि वो जो इराक है वो जनसंहार के हथियार बना रहा है, इसलिए हमने हमला किया। वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे, कुछ पॉइंट्स अलग थे, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं बता रहे क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जो जर्मनी था और जब फ्रांस था, इन्होंने इसका विरोध किया। उसने कहा अमेरिका ने बिल्कुल सरासर गलत किया है, लेकिन जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने इसका साथ दिया। ब्रिटेन ने कहा नहीं, अमेरिका ने ठीक किया। तो इनकी जो सुरक्षा और विदेश नीति वो अलग अलग पड़ जाती है ना इस मामले में। तो ये इसका एग्जाम्पल था। दूसरा, जो स्वीडन और डेनमार्क है, इन्होंने क्या करा कि मोस्टेड संधि और इनकी मुद्रा यूरो को मानने से इनकार कर दिया, मानने से नाराजगी दिखाई। पहले तो वो नाराजगी दिखा रहे थे, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये स्वीडन और डेनमार्क, इनका याद रखना। हो सकता है कि नंबर में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि डेनमार्क, स्वीडन कौन से यूरोपीय संघ में देश थे जिन्होंने यूरो मुद्रा को और क्या नाम है मोस्टेड संधि को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो वो कौन कौन से, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, और इसकी कमियों में अगर मैं बताऊं तो क्या है कि यूरो मुद्रा को मानने के लिए सारे देश तैयार नहीं है। नाराजगी सभी देशों में इस चीज़ को लेकर नाराजगी है कि भाई जो यूरो मुद्रा है इस पे ज़्यादा मतलब सभी इसको फॉलो करना नहीं चाहते। ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती है यूरोपीय कमियों में। और इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो 2003 में इन्होंने क्या करा था, अपना संविधान बनाने की कोशिश की, अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें क्या हो गया, ये असफल हो गए, बुरी तरीके से असफल हो गए। तो ये यूरोपीय संघ की कुछ कमियां थी। ठीक है, ये यूरोपीय संघ की हमने कमियां पढ़ ली हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम यूरोपीय संघ की विशेषताएं पढ़ ली हमने, यूरोपीय संघ की कमियां पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ की उद्देश्य। ये उद्देश्य भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो एक उद्देश्य के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो इसके जो उद्देश्य है वो है एक समान विदेश और सुरक्षा नीति। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, यानी कि जो यूरोपीय संघ में जितने भी शामिल देश हैं उनकी एक समान सुरक्षा विदेश नीति होनी चाहिए। दूसरा, एक समान मुद्रा का चलन। अब इनका मुद्रा कौन सा, यूरो, याद रखना, पूछ जा सकती है। यूरो मुद्रा है और यूरो मुद्रा का चलन, ये चीज़ें हो सकती है। और आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर इन्होंने क्या है, सहमति।
ठीक है, सहमति। यानी कि आंतरिक मामलों, अगर इनमें आपस में कोई देशों में अगर कोई चीज़ें कोई मसला हो जाता है तो ये आंतरिक मामलों क्या होगी, सहमति रखेंगे। ठीक है। और चौथा जो है वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि जो यूरोपीय संघ में जितने भी शामिल देश होंगे ये एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट एंड वीज़ा। ठीक है, ये इनकी उद्देश्य थे। अब हम पढ़ने वाले हैं आसियान के बारे में। तो अब हम पढ़ रहे हैं आसियान के बारे में। तो आसियान की अगर मैं बताऊं तो आसियान की जो स्थापना हुई थी, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, 1970 और 1967 में। ठीक है। और इसके जो सदस्य देश थे, पहले 5 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद बैंकों घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना की। तो वो 5 कौन से देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, ये 5 देश इन्होंने मिलकर बैंकों घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना कर दी। फिर बाद में 5 देशों ने, कुछ दिनों के बाद 5 देश उसमें और ऐड हुए। उनमें से था दारुसलाम, ब्रुनेई दारुसलाम, ब्रुनेई दारुसलाम था, और तुम्हारा म्यांमार था। स्टॉप करना यार। ठीक है, 5वें देश, पहले 5 देशों ने स्थापना मिलकर स्थापना की और 5 देश इसमें और ऐड हो गए। वो कौन कौन से था? ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 देश। और आसियान के अब टोटल कितने देश हो गए? टोटल हमारे 10 देश हो गए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि बैंकों कि 5 देश वो पहले कौन से थे, तो हमने बता दिया, और जो बाद में ऐड हुए वो बता दिए गए हैं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि वीडियो का ना टाइम ज़्यादा हो रहा है और लिखने में काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में वो पूछ लेते हैं कि कौन से घोषणा पत्र पे की, तो वो बैंकों घोषणा पत्र इस पर हस्ताक्षर किए और इन्होंने आसियान की स्थापना कर दी। अब हम पढ़ने वाले हैं आसियान के उद्देश्य। हम पढ़ रहे थे आसियान के बारे में, तो इसमें देखो आसियान के उद्देश्य ज़रूरी हो जाते हैं। जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं पहले आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, आसियान के उद्देश्य, अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसके 3 उद्देश्य है। वो कौन कौन से? सदस्य देशों के बीच में क्या, आर्थिक विकास को तेज़ करना। जो इसके सदस्य देश हैं, जो यानी कि कितने देश हैं? 10 देश हैं, उनका जो आर्थिक विकास है उसको तेज करना। दूसरा, इसके द्वारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य बन जाते हैं। और जो तीसरा है और जो लास्ट है वो है कानून के शासन और जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को पालन करना और इससे क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को कायम करना। ये इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को पूछा जा सकता है बच्चे, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आसियान शैली। ठीक है, आसियान शैली क्या है, इसी के नीचे मैं समझा देता हूँ। ये पूछ लेता है आसियान शैली, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखो आसियान शैली क्या है? टकराव रहित, याद रखें मैं टकराव रहित कह रहा हूं, ना कि सहित। ठीक है, तो टकराव रहित, मेल मिलाप का रास्ता अपनाकर जो आसियान ने प्रशंसा कमाई है। ठीक है, इन्होंने क्या करा? टकराव रहते, यानी कि टकराव नहीं होने देते जो सदस्य देश हैं, और उसके बीच में क्या, मेल मिलाप रखते हैं। और इसका एक उदाहरण पेश किया दुनिया के सामने, और इसी को क्या कहते हैं, जो इनका रास्ता है मेल मिलाप का और टकराव रहित, इसी को आसियान शैली कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आसियान के प्रमुख स्तंभ। ठीक है, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। आसियान के बारे में हमने पढ़ा, अब इसके पढ़ने वाले हैं आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ। ठीक है, जिनके ऊपर आसियान पूरी तरीके से टिका हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आसियान के 3 स्तंभ। वो कौन कौन से? देखो मैं बताता हूँ। आसियान के सुरक्षा समुदाय, ठीक है, ये इसका प्रमुख, जो इसका पहला स्तंभ है। अब इसको समझते कैसे? देखो, क्षेत्रीय विवादों का सैनिक टकराव तक ना ले जाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य किसका? आसियान सुरक्षा समुदाय का। ये एक इसका स्तंभ है, और स्तंभ के अंतर्गत क्या है कि क्षेत्रीय जो विवाद हो जाते हैं
उनको सैनिक टकराव तक ना ले जाना। जो अगर कोई क्षेत्रीय मामला हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, तो उसको ऐसे ही टेबल कुर्सी पे बिठाकर सोल्व कर लेना, ना कि सैनिकों को आपस में टकराव तक ले जाने में। ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो आसियान आर्थिक समुदाय, आर्थिक से मतलब हमारा पैसों से संबंधित होता है। आर्थिक कहीं पे भी आ जाएगा तो ये फाइनेंशियली रिलेटेड होता है। ठीक है। तो आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, ये किसका उद्देश्य है? ये आसियान आर्थिक समुदाय का। ठीक है। और तीसरे सब अगर हम बात करें इसके स्तंभ की, तो वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है। इनके नाम से हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आसियान देशों के बीच क्या है, टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ये इसका प्रमुख 3 स्तंभ थे। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं अब आसियान क्षेत्रीय मंच। ये ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसियान क्षेत्रीय मंच कैसे? तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो होती है वो 1994 में होती है। ठीक है। 1994 में होती है। और आसियान क्षेत्रीय मंच का जो उद्देश्य है वो क्या है कि इसमें की गई थी, इसमें 1994 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? आसियान के देशों के बीच सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बैठाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य किसका? आसियान क्षेत्रीय मंच का। अब इसमें से ना कुछ पॉइंट बन जाते हैं, उन पॉइंट्स को आप याद रखें। अभी हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं आसियान के अंदर, वो कौन कौन से? देखो, भारत ने जो आसियान के 2 देश सिंगापुर और थाईलैंड, ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है कि सिंगापुर थाईलैंड के साथ हमारे क्या है, मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है हमने, भारत ने। ठीक है। तो किन किन देशों के साथ आसियान के 2 देश कौन कौन से? सिंगापुर और थाईलैंड के साथ हमारा कौन सा मुक्त व्यापार का समझौता किया हुआ है हमने। नेक्स्ट है वो है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों की यात्रा की और कुछ क्षेत्रों में क्या किया, सहयोग बढ़ाने के समझौता किया है नरेंद्र मोदी साहब ने। अभी हाल ही में इनके यहाँ पे यात्रा करने गए थे आसियान देशों के, वो जो 10 देश थे। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि पूर्व की ओर जो देखो की नीति थी हमारे देश में जो अपनाई गई थी, उसकी नाम बदलकर अब क्या करा गया है, पूर्वोत्तर कार्यनीति। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसका भी नाम चेंज किया गया है। इसका नाम वो करता था पूर्व की ओर देखो की नीति, अब इसका नाम चेंज करके हमने क्या रखा है, पूर्वोत्तर कार्यनीति। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ेंगे सार्क और ब्रिक्स के बारे में। ठीक है। ये और आज की वीडियो बस इतना ही था। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।